हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। मैं इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड की भौतिक विज्ञान का जो सेकेंड पार्ट है उसकी जो है शुरुआत कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम सेकेंड चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे कि अपवर्तन आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। आज हम लोग इससे कुछ, जैसे कि आप इंटरमीडिएट में हैं तो जो है सिंपल परिभाषा से ही काम नहीं चलेगा। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि अपवर्तन क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है, अपवर्तन होने पर क्या क्या जो है प्रकाश का बदल जाता है और क्या नहीं बदलता है। तो हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन, आप लोग जो है इसका आनंद लीजिए और किसी भी प्रकार की वो समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो कैसा लगा हमें जो है ज़रूर बताएं, क्योंकि एक शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि 2-3 साल पहले से ही आप पता है कि जैसा कि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करनी पड़ी और इसका बहुत ही एक अच्छा जो है फ़र्क पड़ा है स्टूडेंट्स पर और टीचर्स पर भी। चूँकि थोड़ा ये अलग सिस्टम बन जाता है, उतना जो है इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, लेकिन आज की डिमांड है तो इसे जो है स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें प्रकाश का अपवर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पारदर्शी माध्यम आप जानते होंगे, जिनसे होकर प्रकाश गुजर जाता है उनको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसी पारदर्शी कुछ वस्तुएं भी होती हैं, जैसे कांच है, ये भी एक पारदर्शी वस्तु है। लोहा ये पारदर्शी वस्तु नहीं है। लकड़ी ये भी पारदर्शी नहीं है। तो इतना आप जानते हैं। तो परिभाषा के अनुसार क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए विचलित होती है तो किस तरीके से विचलित होती है। तो ये देखिए, एक वायु ये भी पारदर्शी माध्यम है, कांच ये भी पारदर्शी माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी, ठीक है, ये प्रकाश किरण आ रही है और ये ऐसे उसे जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के कारण वो विचलित होकर ये इसे कहते हैं आपतन बिंदु। यह आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर जो लंबवत रेखा होती है इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी प्रकार जब कांच से वायु में प्रकाश किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। इसका आपको हम बता दें कि ऐसा क्यों होता है, किसमें अभिलंब से दूर हटेगी और किसमें अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि विचलन तो दोनों तरफ से हो रहा है। इसमें भी देखिए विचलन हो रहा है, लेकिन इसमें विचलन क्या हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है और इसमें विचलन जो है वो इस दिशा में हो रहा है। तो आपको बता दें, आपको कुछ चीज़ ध्यान रखिए और वो बातें क्या हैं, माध्यम हम आपको बताते हैं, वो ध्यान रखिएगा। कुछ होते हैं हमारे सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसका जो झुकाव है वो अभिलंब की तरफ होता है, और वही प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका झुकाव अभिलंब से दूर होता है। सघन और विरल का माध्यम यही है कि जो ठोस पारदर्शी माध्यम होते हैं वो ज़्यादा सघन होते हैं, द्रव वाले थोड़े कम सघन होते हैं, और जो गैसीय माध्यम होते हैं वो बहुत कम सघन होते हैं। तो देखा जाए, अगर हम 3 माध्यम की बात करें, वायु, जल और कांच, ये तीनों ही पारदर्शी माध्यम हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सघन कांच है, उससे कम जल है और उससे कम वायु है। विरल में अगर देखा जाए तो वायु और जल में वायु विरल है, जल सघन है। जल और कांच में जल विरल है और कांच सघन है। वायु और कांच में
वायु विरल है और कांच सघन है। तो जब कांच से वायु में प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब वायु से कांच में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। जो प्रकाश किरण आती है इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। और जो अपवर्तन के बाद निकलती है ये किरण, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण, ठीक है, इसे आई से लिखते हैं। और जो अपवर्तित किरण अभिलंब से कोण बनाती है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। तो आप लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के कारण की, कि ये क्यों होता है, ऐसा मतलब ये किस प्रकार होता है। तो आपको बता दें कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश की क्या बदल जाती है? चाल बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है और उसकी तीव्रता बदल जाती है। ये तीन चीज़ें प्रकाश की बदल जाती हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रकाश की चाल बदलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, जल में प्रकाश की चाल अलग होती है, और कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है। और निर्वात में आप लोगों को पता होगा प्रकाश की जो चाल होती है उसे सी से लिखते हैं, और ये कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो चाल होती है वो निर्वात में होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा हमारा नियम है ये बहुत ही अच्छा नियम है, उसे आप लोग जो संभल के पढ़ना जरा। क्या है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण का जो साइन में मान होगा, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात नियत रहता है। किसी भी रंग के प्रकाश के लिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? जो आपतन कोण होगा उसका साइन में मान, और जो अपवर्तन कोण होगा उसका साइन में मान, उनका जो रेशियो आएगा साइन आई अपान साइन आर, वो नियतांक होगा। और इसे नियतांक को हम लिखते हैं n से, और इसे क्या कहेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे प्रकाश किरण कांच से आ रही है वायु में, तो कांच के लिए आपतन कोण आई है, और वायु में जब जा रही है प्रकाश किरण तो अभिलंब से आर कोण बना रही है, तो ये अपवर्तन कोण आर हो गया। तो क्या होगा? साइन आई अपान साइन आर। इसका मान एक रंग के प्रकाश के लिए हमेशा नियत रहेगा। जिस एंगल पर आएगी और जिस एंगल से जाएगी उसका रेशियो साइन में कभी नहीं बदलेगा, और इसी रेशियो को हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसी प्रकार जब वायु से कांच में जाएगी तो इसे लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये क्या होगा? साइन आई अपान साइन आर। और इस माध्यम के लिए इसमें तो इसे लिखेंगे हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसमें ये कोण आई है, ठीक है, इस वाले के लिए, और इसमें ये है, ठीक है। जी मतलब ग्लास, ए फॉर एयर। तो हम तीनों माध्यम हैं, इसको वायु के लिए हम ए साइन बनाएंगे, जल के लिए डब्ल्यू बनाएंगे और कांच के लिए जी बनाएंगे। इसके अलावा जो है जैसे डायमंड है उसके लिए डी बनाएंगे, और बाकी जो भी अगर होंगे कोई तो लिक्विड है कोई तो उसके लिए सिंपल एल बना देंगे, या और कोई है तो उसके लिए अलग हम डिनोट कर देंगे। तो ये प्रकाश का अपवर्तन आप लोग समझ गए हैं। इसके जो 2 नियम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ये
नोट कर लीजिए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो जो झुकाव होगा वो अविलंब की तरफ होगा, और वही जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो झुकाव जो होगा वो अविलंब से दूर की तरफ होगा। उसमें जो विचलन होगा वो अविलंब से दूर की तरफ होगा, और इसमें जो विचलन होगा वो अविलंब की तरफ होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये दोनों सिंपल आप जो है ये दोनों जो चित्र हैं आप बना लीजिए, और ये जो दो नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे हमारे सिलेबस में क्या है। ठीक है, नोट करिए इसे। अब हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे ये माध्यम हमारा है कांच और ये है वायु। तो देखिए सघन से विरल में जा रहा है ना, तो विचलन जो है अविलंब से दूर होगा। विचलन का कारण हम बता चुके थे, यानी अपवर्तन का कारण क्या होता है कि प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का मान भिन्न भिन्न होना है। तो अपवर्तनांक को जो पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसे लिखते हैं ऐसे 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये क्या होता है, आपतन कोण का मान और बटे अपवर्तन कोण का मान ये होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अगर आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिए गए हैं तो सिंपली आप ऐसे लगा सकते हैं। और अगर ये दिया गया है कि पहले माध्यम में प्रकाश चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तब भी हम माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा v1/v2। जैसे हमने बताया था कि अपवर्तन में प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। और आवृत्ति को हम लिखते हैं n से। तो प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध आपको पता होगा, ये होता है v बराबर होता है n लैम्डा। तो अगर देखें तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी v1 बराबर n इंटू λ1, लैम्डा बदल जाएगा लेकिन n नहीं बदलेगा। और इसी प्रकार दूसरे माध्यम में जो प्रकाश चाल हो जाएगी वो v2 बराबर हो जाएगी n λ2। तो अगर हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालें तो वो क्या होता है v1/v2। तो अगर उसको लैम्डा के हम साथ लिखें तो ये हो जाएगा n इंटू λ1/n इंटू λ2। n से n कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा λ1/λ2। तो इस प्रकार हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो लैम्डा के रिस्पेक्ट से भी हम निकाल सकते हैं। अगर दोनों माध्यमों में तरंगदैर्घ्य दी गई है तब भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसे हम चाहें तो v1/v2 से निकाल सकते हैं या λ1/λ2 से निकाल सकते हैं। तो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में अगर चालें दी गई हों तब भी हम प्रकाश का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और या उनकी तरंगदैर्घ्य अगर दी गई है तब भी हम निकाल सकते हैं। और कुछ बार आपको बता दें, एक तो ये हो गया है किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम सिंपल n से ही लिख देते हैं। और जैसे अगर कोई प्रकाश किरण निर्वात से वायु में आ रही है तो क्या कहेंगे, निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कहेंगे, लेकिन उससे सिंपल हम अपवर्तनांक ही कहेंगे। और उसके लिए हमारा सूत्र जी हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा। और देखिए निर्वात से प्रकाश किरण वायु में आ रही है तो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी जो c लिखते हैं और वायु में प्रकाश की चाल वे लिखते हैं। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है।
और अगर किसी के सापेक्ष है तो वही है, देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। भाई अगर पहला माध्यम अगर निर्वात है तो क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल c और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो n बराबर क्या आ जाता है, c/v। तो अगर किसी भी माध्यम का केवल अपवर्तनांक लिखा हुआ है तो हम उसे क्या मानेंगे, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसके लिए क्या सूत्र होगा, n = c/v। c मतलब प्रकाश की चाल और v मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तब भी हम जो है n का मान निकाल सकते हैं। तो n बराबर क्या होता है, c/v। ठीक है, कुछ और बातें आपको बता दें कि पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, v1/v2 यानी पहले माध्यम में प्रकाश चाल बटे दूसरे माध्यम प्रकाश चाल बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। यही अगर हम ये निकालें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश चाल, या दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और बटे पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो देखिए आपको पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा और दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो हम लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि इन दोनों की जो गुणा है वो बनाएगी पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसकी गुणा हमेशा 1 होती है। इसी प्रकार एक से ज़्यादा भी अगर माध्यम है तो भी हम उसे लिख सकते हैं, जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इनकी भी गुणा कितनी होगी, 1 होगी। तो जैसे हम 3 माध्यम है तो उनको हम जैसे हवा, वायु और कांच ले लें, तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इंटू पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू कांच के सापेक्ष फिर वायु का अपवर्तनांक, तो इन सब की गुणा कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, और ये तो पता ही है आपको, रिवर्स अगर कर दें कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, 1/, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। ठीक है, और एक और बहुत ही काम का सूत्र है वो भी आप लोग ध्यान रखिए कि जैसे किसी माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे का अपवर्तनांक हमें चाहिए, जैसे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए, तो क्या हो जाएगा, किसी माध्यम के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और बटे उसी माध्यम के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि जैसे वायु है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और बटे वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। जैसे और कोई चाहिए, जैसे हमें कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक चाहिए, तो जल का अपवर्तनांक निकाल लीजिए किसी के सापेक्ष और उसी के सापेक्ष निकाल लीजिए कांच का अपवर्तनांक। तो ये भी एक फार्मूला होता है, बहुत ही अच्छा, इसका हम जो है खूब यूज करते हैं। तो अपवर्तनांक जो है निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो प्रकाश, या तो हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण पता हो, या हमें दोनों माध्यमों प्रकाश की चाल पता हो, और या हमें दोनों माध्यमों में तरंग दैर्घ्य पता हो प्रकाश की, तब हम प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो निकाल सकते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इनकी गुणा 1 होती है और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर पहले माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1/n होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्तनांकों के बीच में संबंध। ठीक है, अब हम तो कुछ आपको घटनाएं बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन पर आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी अपने दैनिक जीवन में। जैसे प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में जो घटनाएं हैं, जैसे तारों का चमकना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, ये जो घटनाएं हैं
ये जो है प्रकाश का अपवर्तन कारण है। जब तारों से जो प्रकाश आता है धरती तक आने में कई माध्यमों से होकर गुजरता है, तो बार बार इनका विचलन होता है, तो जिस वजह से कभी हमारी आंखों में प्रकाश आता है, कभी नहीं आ पाता है या थोड़ा देर से आता है, तो इसीलिए हमें जो तारे हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार बरसात के मौसम में जो वायुमंडल है उनमें उपस्थित पानी की बूंदों के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है और जो है हमें वो अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना और पानी से भरी हुई जो बाल्टी है या और भी कोई चीज़ है तो उसमें हमें गहराई कम दिखाई देना, ये भी हमें जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। जल में कोई चीज़ डूबी हुई होती है तो वो में उसका तल जो है कुछ ऊपर हमें दिखाई पड़ता है। ये जैसे यहाँ तक पानी ये भरा हुआ है पूरे में, तो जब हम जैसे यहाँ पर कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें कुछ ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो प्रकाश किरणें चल रही हैं वो अपवर्तन के पश्चात थोड़ा ऊपर मिलेंगी, तो इससे क्या होगा कि हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये हमारी अगर वास्तविक गहराई है तो इतनी थी, और हमें ये जो गहराई दिखाई देगी आभासी गहराई वो ये दिखाई देगी। ये भी अपवर्तनांक का एक सूत्र होता है। आभासी गहराई और गहराई निकालने के लिए पहले जैसे वायु से अगर द्रव में कोई प्रकाश किरण जा रही है तो वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक होगा उसका जो सूत्र होगा वो ये हो जाएगा वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई और बटे आभासी गहराई। ठीक है, तो अगर हमें द्रव का अपवर्तनांक पता है तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में हम संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसमें अपवर्तन में यही है, बाकी पूर्णांतरिक परावर्तन भी समझेंगे। तब तक जो है अपवर्तन के कुछ हम जो अपने फार्मूले देखे हैं इस पर कुछ हम लोग सवाल लगाएंगे, तो जो है इससे और आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको जो है अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं इन सूत्रों का और देखते हैं इनका हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए। देखिए, हम लोग अपवर्तनांक के संबंध में चर्चा कर चुके हैं और जो उसके फार्मूलेज थे वो हम आपको बता चुके हैं। अब उन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे और कुछ सवाल जो है हमने लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हर तरीके के सवाल हैं, जो अपवर्तनांक से संबंधित सवाल हैं और जो अपवर्तनांक और चाल में संबंध है वो भी है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य से भी संबंधित प्रश्न है और आभासी गहराई और वास्तविक गहराई से भी एक प्रश्न लिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही काम के हैं और देखिएगा इन सब से जो है आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो हमें दिया गया है, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। और वायु में जो प्रकाश की चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, वायु को भी हम वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग सेम होती है, तो वायु को भी हम एक तरीके से निर्वात में ही प्रकाश की चाल मान लेते हैं। तो जो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होते हैं उनको भी हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ही कह देते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक दिया गया है, चाल पूछी गई है, तो देखिए आंसर नंबर 1। अपवर्तनांक दिया गया है अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया है 1.5 और वायु में चाल दी गई है। वायु में जो प्रकाश की चाल है उसे हम c से लिख देंगे, कितना है 3 × 10⁸ और उस माध्यम में प्रकाश की चाल हमसे पूछी गई है। माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो माध्यम में जो प्रकाश चाल उसे हम b से लिख लेते हैं, ये हमसे पूछी गई है। तो माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, सूत्र हमारा होता है n बराबर क्या होता है c/v। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है पहले माध्यम में प्रकाश चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल। अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 और पहले माध्यम में जो प्रकाश चाल है वो इतनी है, दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल पूछी गई है। तो अपवर्तनांक दिया है
1.5। पहले माध्यम में जो प्रकाश चाल है वो है 3 × 10⁸ और दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल हमसे पूछी गई है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कई तरीके हैं, चाहे तो आप 20 से इसकी गुणा कर दीजिए, ठीक है, या ये दशमलव हटाइए और यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। तो ये देखिए यहाँ दशमलव हट जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और गुणे 10⁸ और नीचे भी 15 एकम 15 और 15 दूनी हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। यहाँ गुणा कर दीजिए तो b बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लगा सकते थे, यहाँ दशमलव हटा के नीचे यहाँ 0 बढ़ा सकते थे आप। तो यहाँ हो जाता 15/10 और ये हो जाता 3 × 10⁸। ठीक है, अभी देखिए 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ बटे b था, तब भी जो है देखिए b बराबर इतना आ जाता है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन में चीज़ ध्यान रखिए, आप यहाँ से इसे भी काट सकते हैं, अगर दोनों तरफ एक एक ही पद है तब काट सकते हैं आप इसे। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं और इधर काट सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे। सेकेंड वाला क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी लगभग पहले जैसा ही है। कह रहे हैं कि हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है 2। तो आपकी देखिए सापेक्ष दिया गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हीरे का वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो ऐसे लिखेंगे वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक हीरे का, तो हीरे को डायमंड से लिख देंगे। तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ये कितना दिया गया है 2। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, यानी वायु में अगर प्रकाश की चाल अगर हम v1 मान लें तो वो कितनी है 3 × 10⁸, और हीरे में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। तो आपको पता है कि भाई वायु के सापेक्ष जो हीरे का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और बटे हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल, यानी इसे अगर हम v1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। तो a एंड d, वायु के सापेक्ष जो हीरे का अपवर्तनांक है वो है 2 और वायु में प्रकाश की चाल ये है 3 × 10⁸ और हीरे में प्रकाश चाल ये हमें निकालनी है v2। ठीक है, यहाँ देखिए कटेगा नहीं तो आप इसे गुणा कर लीजिए, तो 2v2 बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ और यहाँ से v2 बराबर हो जाएगा 2 इसके नीचे आएंगे 3/2 × 10⁸ और 3 को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 2 एकम 2, एकम को दशमलव लगेगा 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक दिया गया था, तो ये कैसे निकलेगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यानी वायु में प्रकाश की चाल और बटे हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, नोट करिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक दिए गए हैं, कांच का अपवर्तनांक और ये हीरे का अपवर्तनांक। जब कभी हम अपवर्तनांक शब्द यूज करते हैं, केवल अपवर्तनांक शब्द यूज करते हैं, किसी की सापेक्ष नहीं बताते हैं, तो समझ लो या तो वो वायु के सापेक्ष है या जो है निर्वात के सापेक्ष है, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक है या वो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो हम उसे वायु सापेक्ष मान सकते हैं और नहीं तो केवल अपवर्तनांक लिख सकते हैं। तो देखिए कांच और हीरे के अपवर्तनांक दिए गए, तो कांच के अपवर्तनांक को हम लिख लेंगे Ng। ठीक है, तो चाहे तो हम वायु के सापेक्ष लिख सकते हैं, अगर ना चाहो तो आप ऐसे Ng लिख सकते हो, या चाहे तो हम वायु के सापेक्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो है 1.5। ठीक है, और कांच और हीरे का जो अपवर्तनांक है वो है 2.4। तो वायु के सापेक्ष जो हीरे का अपवर्तनांक है यानी A एंड D वो कितना है 2.4। पूछा क्या गया है, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो कांच में अगर प्रकाश की चाल है आपको पता करनी है, तो देखिए तो 1.5 है, तो 1.5 बराबर क्या हो जाएगा
वायु में प्रकाश की चाल और बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए 1.5 वायु में प्रकाश की चाल यानी C हम लिखेंगे उसे, तो वो आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश हमें निकालनी है तो V लिख देंगे उसे। फिर देखिए दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा जगह, दशमलव हटा के यहाँ आप 0 ले सकते हैं इसे डायरेक्ट, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो V बराबर इसमें आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें देखिए AND दिया गया है 2.4, तो 2.4 बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश चाल यानी 3 × 10⁸, और हीरे में प्रकाश चाल हम निकाल लेंगे, उसे V से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 30 × 10⁸ और बटे V। ठीक है, 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, तो 30 ये गुणा कर दीजिए, तो 4V बराबर आ जाएगा 5 × 10⁸, तो V बराबर आ जाएगा, 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पॉइंट लगाया, 10 हुए, 4 दूनी 8 और 20 हो गए, 4 पंचे 20, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो कांच और हीरे के बर्तनांक दिए गए थे, तो कांच और हीरे में हमने प्रकाश की चाल ज्ञात कर ली है। अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है कांच के सापेक्ष हीरे का बर्तनांक और हीरे के सापेक्ष कांच का बर्तनांक। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो है इसको आप ध्यान रखिएगा, और अक्सर ये पूछा जाता है। अब हमें पूछा गया है कांच के सापेक्ष हीरे का बर्तनांक, हमसे पूछा गया है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो इसे कैसे लिखेंगे, कांच के सापेक्ष किसका बर्तनांक, हीरे का बर्तनांक। ठीक है, तो चाहे तो आप ये सूत्र लगा दीजिए कि कांच में प्रकाश चाल और बटे हीरे में प्रकाश चाल, ये लगा सकते हैं, या आप लगा सकते हैं कि कांच के सापेक्ष हीरे का बर्तनांक है तो हीरे का बर्तनांक ऊपर और कांच का बर्तनांक नीचे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे कि कांच का हीरे का बर्तनांक यानी AND और बटे किसका, कांच का बर्तनांक ANG। ठीक है, या चाहे तो अगर आपको पता ही है देखिए कि कांच के सापेक्ष हीरे का बर्तनांक चाहिए, तो आप अगर अब हम चाल निकाल चुके हैं ना, ये है कांच में प्रकाश चाल और ये है हीरे में प्रकाश चाल, ऐसे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप बर्तनांक से भी लगा सकते हैं। तो देखिए हीरे का बर्तनांक ऊपर रहेगा ना, बाद वाले का बर्तनांक ऊपर रहता है और पहले वाले का बर्तनांक नीचे रहता है। तो हीरे का बर्तनांक कितना है, हीरे का बर्तनांक है 2.4 और कांच का बर्तनांक कितना है 1.5। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24/15। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24। ठीक है, 5 से काट दीजिए आप, 5 एकम 5 और जो है 3 बचेंगे, 5 × 30। तो हीरे के कांच के सापेक्ष जो हीरे का बर्तनांक है वो कितना आ जाएगा 1.6। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए हीरे के सापेक्ष कांच का बर्तनांक। ये हो गया कांच के सापेक्ष हीरे का बर्तनांक हो गया। ठीक है, और ये क्या चाहिए आपको, हाँ कांच और हीरे के सापेक्ष कांच का बर्तनांक। ठीक है, तो हीरे का सापेक्ष कांच का बर्तनांक जो है आपको क्या चाहिए, हीरे के सापेक्ष किसका बर्तनांक, कांच का बर्तनांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कांच का बर्तनांक ऊपर रहेगा, यहाँ लगा देते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे दिखेगा ना सही से। क्या चाहिए आपको, हीरे के सापेक्ष कांच का बर्तनांक। तो देखिए हीरे के सापेक्ष किसका बर्तनांक, कांच का बर्तनांक। तो कांच का बर्तनांक ऊपर रहेगा और हीरे का बर्तनांक नीचे रहेगा। और या चाहे तो आप इसका सीधे व्युत्क्रम निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए हीरे के सापेक्ष कांच का बर्तनांक चाहिए आपका, और कांच का हीरे के सापेक्ष हम निकाल चुके हैं, तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए, ऐसे भी निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कांच का बर्तनांक कितना है 1.5
और हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2.4, तो ये हो जाएगा 15/24 यानी 5/8। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8, ये भी आंसर सही है। और नहीं तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 0.50 होंगे, 8 × 48, 2 बचे, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंचे, तो आप ये लगा दिए, चाहे आप ये वाला भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों अपवर्तनांक दिए गए, दोनों में चाल निकालेगी। फिर पूछा गया कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ये हो गया 1.6। अब हीरे के सापेक्ष अगर कांच का निकाला चाहे तो आप इसे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए कांच का जो अपवर्तनांक हीरे के सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष जो हीरे का अपवर्तनांक है वो कितना है 1.6, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा 1/1.6, तब भी आपका आंसर यही आएगा। इसको 10/16 ले दो, तब भी आपका आंसर वही आएगा 0.625। ठीक है, ठीक है, इसे नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरंग दैर्ध्य से संबंधित प्रश्न है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, आपको पता है वो क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल। तो देखिए अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, जो पहले माध्यम की तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम को ऐसे भी लिख सकते हैं हम 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है तो उसे मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। और दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य आपको निकालनी है, तो सूत्र क्या होता है, n बराबर पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य बटे दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो देखिए n का मान कितना है 1.5, पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य कितनी है 6000 × 10⁻⁻10 और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, एक जीरो और यहाँ बढ़ा दीजिए, तो ये जाएगा 15 बराबर यहाँ कितना हो जाएगी 1 2 3 4 और × 10⁻⁻10 और बटे λ2। 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 1 2 3, तो λ2 बराबर हो जाएगा 4000 × 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि -10 में एंगस्ट्रॉम बन जाता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये तरंग दैर्ध्य हमने यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। और जो है लास्ट क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, ये देख लीजिए, और इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो आपको समझाएंगे और उसके सवाल लगवाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए। क्या कह रहे हैं कि एक मछली पानी की सतह से 30 मीटर की गहराई पर है, तो ये हो गई वास्तविक गहराई भाई, वास्तविक गहराई कितनी है 30 मीटर। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक दिया गया है, पानी का अपवर्तनांक n बराबर ये कितना है 4/3। ठीक है, अब पूछ रहे हैं एक प्रेक्षक द्वारा ऊर्ध्वाधर देखने पर मछली वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर है ये तो है 30 मीटर गहराई पर है। अब हम देखेंगे हमें कितनी गहराई पर दिखाई देगी, यानी आभासी गहराई क्या होगी, फिर हम देखेंगे कितना ऊपर वो उठ रही है। तो आभासी गहराई हमें निकालनी पड़ेगी पहले, आभासी गहराई है पहले हम निकालें। ठीक है, तो आपको पता है n बराबर क्या होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई और बटे आभासी गहराई। ठीक है, तो n का मान कितना है, n का मान है 4/3
और वास्तविक गहराई कितनी है 30 मीटर। आभासी गहराई हम जैसे x मान लें तो ये हो जाएगी x मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तिरछी गुणा करिए तो ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 30 तियाँ 90, तो x बराबर हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 90/4, तो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा यहाँ से 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 2 बचे, 4 पंचे 20, तो x बराबर हो जाएगा 22.5 मीटर। यानी जो आभासी गहराई है वो 22.5 मीटर है। अगर देखा जाए कुछ इस तरीके से कि ये भाई एक द्रव है, पानी है, और उसमें मछली जो है 30 मीटर की गहराई पर, जैसे यहाँ कहीं मछली किसी व्यक्ति को दिखाई देती है और कितनी दिखाई नहीं, सॉरी, यहाँ पर मछली है कितनी मीटर गहराई पर है 30 मीटर की गहराई पर है। ऊपर से देख रहे हैं तो आभासी गहराई कितनी आ रही है 22.5, यानी हमें यहाँ पर मछली यहाँ ना होके अब यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कितनी दूरी पर दिखाई दे रही है 22.5 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही है। तो कितना ऊपर दिखाई दे रही है, यानी गहराई में कितनी कमी आई है, यहाँ पूरी 30 थी और 22.5 पर दिखाई दे रही है, तो 7.5 मीटर गहराई जो है कम हुई है। तो अतः 30 मीटर गहराई से कम कर देंगे कितना 22.5, तो ये कितना आएगा, 30 में 22.5 निकल जाएंगे, तो 30 में से 22 गए 8 बचे, 8 में से आधा और निकल जाएगा, तो 7.5, यानी 7.5 मीटर जो है मछली वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, हमने आभासी गहराई निकाली, आभासी गहराई 22.5 मीटर निकल रही है, यानी मछली अब हमें जो है 22.5 मीटर की गहराई पर दिखाई देगी, और जब मछली की वास्तविक जो गहराई थी वो 30 मीटर गहराई थी, 22.5 मीटर हमें दिखाई देगी, यानी अगर देखा जाए 7.5 मीटर जो है हमें मछली ऊपर की ओर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आज आपने प्रकाश का आवर्तन समझा, ये किस कारण से होता है यह देखा, और हमने जो है कुछ आंसर्स किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और उसके कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे और आपको लगे कि इसकी और लोगों को ज़रूरत है तो ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।